नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमने सोचा कि आपके साथ एक मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल जो आजकल की सिचुएशन है उसके ऊपर ही बात करते हैं। बिकॉज जो दीगर इश्यूज़ हैं वो थोड़े से ज़रा फैलते जा रहे हैं, ज़रा किसी करवट बैठ जाएं तो फिर हम बात करेंगे उन पर। जो पॉलिटिकल इशू है उसमें सबसे बड़ा इशू ऑब्वियसली आज का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया है। तो उनको 2-3 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था और उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि ये डिसीजन जो है ये बड़ा मुश्किल है इसको ओवरटर्न करना। पॉपुलर सपोर्ट अभी भी इसके साथ मौजूद है कि उनको बल्ला वापस मिलना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सहाफ़ी हैं और रिपोर्टर्स हैं, लिखने वाले हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि जी ये बल्ला जो है वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो हकाइक हैं वो कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने, जैसे आपको हमने बताया था कि इंटर कोर्ट अपील के अंदर गई थी इलेक्शन कमीशन और अपना डिसीजन जो है वो अपहोल्ड करने की बात की गई थी। PHC ने यानी पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया था इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को, तो वो स्टे जो है वो वकेट हो गया है। अब मजीद केस अभी आगे चलना है, लेकिन अभी पता नहीं है कि किस करवट बैठता है। PTI ऑलरेडी कह रही है कि हमने चले जाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये जो डिसीजन है वकेट करने का स्टे ये जल्दबाजी में दिया गया है और इसके बहुत सारी जो है वो फिर हम मामलात हैं इसके अंदर टेक्निकल जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं उससे कहीं लग नहीं रहा कि उनको कोई इसकी वजह से जो है वो फ़ायदा होगा। आज हमने बात की मरीम नवाज़ खान से या हमने बात की जहांगीर जदून से, तो उन्होंने कहा जो कोर्ट के हालात हैं उससे कहीं ये नहीं लग रहा कि कोर्ट जो है वो उनको इस किस्म की चीज़ों में कोई रिलीफ देगी। सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है इस हवाले से उमर चीमा से एक सवाल हुआ रिपोर्ट कार्ड पर और उन्होंने कुछ बातें की जिसकी तरफ मैं तीसरी खबर के अंदर आऊँगा। लेकिन जो पहली बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बैठ लेने में मुझे लगता है कि कामयाब हो चुका है, ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अगर गए तो वो पेशावर हाई कोर्ट से अगर उनको कोई उम्मीद हो भी इस चीज़ के हवाले से तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 13 तारीख को फैसला होना है। PTI भी के लिए भी उनका एक रेस अगेंस्ट टाइम है, तो 13 तारीख से पहले वो चाहते हैं कि उनके हक में आखिरी 10 दिन है, कोई फैसला उनके अगर वो सिक्योर कर लें। सुप्रीम कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, जहाँ से भी कोई रिलीफ मिलता है, लाहौर हाई कोर्ट से भी सुना है कि कोई केस इस तरह का लगाया जा रहा है, तो ये अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। लेकिन ये बात तय है, कुछ लोगों से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आ रही और अगर इलेक्शन करवाना है तो बगैर बैठ के ही करवाना होगा, वरना बैठ मिल गया तो फिर शायद इलेक्शन ना हो। सो वी हैव टू सी कि क्या होता है। हाँ, ये बात तय है कि अगर बैट ना हुआ तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इसके जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं वो हम अगली खबर में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो थे वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे। उनकी एक पिटिशन थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं दी जा रही। इसके लिए वैसे तो 8 जनवरी तक कोर्ट केस जो है वो अडजर्न हो गया है, लेकिन इसकी जो केस था वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो खातून है, ये 3 लोग जो थे वो इस बेंच के अंदर शामिल थे। लतीफ़ खोसा जो थे वो उनके साथ दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन ने कहा कि लतीफ़ खोसा सीनियर वकील है, मैं उनसे दलाइल की दरख्वास्त की है। तो जो दूसरा वाला केस है उसमें लतीफ़ खोसा पिटिशनर है और शुएब शाहीन उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस PTI की, और उसमें सॉरी लतीफ़ खोसा नहीं, एतजाज़ अहसन उसमें पिटिशनर है। और यहाँ पर जो है वो शुएब शाहीन पिटिशनर हैं और वकील जो हैं वो उनके लतीफ़ खोसा थे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब के साथ आज अच्छी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये पहले तो अपने नाम के साथ ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज लगाना बंद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा साकिब ने सारिश बिहेवियर है, इससे जो है वो चीफ जस्टिस साहब को परहेज करना चाहिए। वैसे भी PTI के केस के अंदर कोई जान नहीं होती, बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा गया है इसलिए मैंने भी लिखा है। तो उन्होंने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश ना किया करें। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट से के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से आपने रिजू किया है, जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब आपकी दरख्वास्त क्या है। तो उन्होंने पूछा कि कोई नया केस नहीं है, मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है, आपकी दरख्वास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम है। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए हैं? लतीफ़ खोसा को भी थोड़ी सी झाड़ पड़ी, जिस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, तो आप इसके सबूत दिखाएं। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं लाहौर से सीधा आया हूँ, इसमें सारे तो उसमें एक CD है,
सीडी जो है वो साथ है मेरे पास, तो हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए, सारे पाकिस्तान ने देखा कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सियासी तकरीर ना करें, आइन कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, आईजी और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमीशन से क्या लेना देना है? आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आप उन्होंने काजी फैज ईसा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही हम ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों सुन रहे हैं। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो इनके खिलाफ दरख्वास्त है। आप इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा कि पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। आपने लिखा है सोशल मीडिया के मुताबिक कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए? क्या पीटीआई के पास उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का डेटा नहीं है? दरख्वास्त में मेजर फैमिली लिखा है, क्या कोई मेजर इंतखाब लड़ रहा है? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अपील कर देंगे। आप चाहते क्या है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का क्या करे? तो लतीफ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आपकी जानिब हम माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं, आप पीटीआई की सियासी तकरीर कर लें, आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। ये कानून की अदालत है, बार बार कहा है अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासतदान के पीछे, हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। आप ये बताएं कि ये जो साहब, ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि इनके मुस्तरद हो रहे हैं कागजात, तो इनकी तरफ से कौन सी पिटीशन आई है? क्या इन्होंने आगे इलेक्शन कमीशन में, ट्रिब्यूनल में जाके दरख्वास्त दी? आप ये कह रहे हैं कि हम ये क्या, इनको फैसला क्या सुनाएं कि इस सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें, बाकी सारी जमातों के कर दें? क्या आप एग्जैक्टली हमारे से क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, तो अपील कहाँ करें? तो उन्होंने कहा कि जी 26 दिसंबर को आपको जो है वो तफसीली रिपोर्ट आपको दे दी थी, 22 दिसंबर का फैसला था। लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम क्या रोज आपका केस ही सुनते रहे, अदालत कोई और काम ना करे? अखाड़ा है या अदालत है? पीटीआई के वकील का कहना था कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत भी तो देखें, जिस पर जस्टिस काजी फैज साहब बोले सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, जबकि अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद कुछ किया है तो बताएं। लतीफ खोसा ने कहा कि आप वीडियो लगाने दें, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो पीटीआई के साथ हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता। लतीफ खोसा बोले हमारे कारकुनान जब कागजात जमा करवाने गए तो पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा आप फिर इधर उधर की बातें करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं, जिस पर लतीफ खोसा ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस बोले आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा आप फिर शिकायतें दर्ज करवा लेना, अब भी वक्त है रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर ट्रिब्यूनल से रिव्यू करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन से कोई मौजूद है, जिस पर डीजी लॉ एक्शन कमीशन रोस्टम पर आ गए इलेक्शन कमीशन रोस्टम पर आ गए और बताया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन नहीं आई, हमने इन्हें सुना और हुक्मनामा भी जारी किया। जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, बदतरीन सूरत हाल है, इस पर कोई कैसे आंखें बंद कर सकता है, ये लतीफ खोसा ने कहा। तो उस पर जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का आखिरी दिन कब है। उन्होंने बताया कि आज अपील का आखिरी रोज है, 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स फैसले कर देंगे। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से कहा कि आपके पास अपील का फोरम मौजूद है, इसे इस्तेमाल करें, अगर अपील के फोरम से रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। लतीफ खोसा का कहना था कि जो कुछ हो रहा है ये कभी भी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, तो इस पर जो है वो थोड़ी सी उनको मजीद डांट पड़ी। उन्होंने कहा कि आप ये कहानियां बंद करें, जो भी आप कहानियां हमें सुना रहे हैं, हम रोजाना टीवी के ऊपर आती होती हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही होती हैं। बहरहाल ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि उनके पास इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वो दरख्वास्त की कॉपी तक मौजूद नहीं थी। जो केसेस थे वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं थे, उनके जो पिटीशन थी वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थी, और जो शिकायत थी उसका इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कॉन्स्टेंटली जो कि चली आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि अदालतें हमारे जिसे कहते हैं ना कि बाप की जागीर है, जो जी में आएगा उधर से हम जाएंगे और जाकर उनको कोई भी राम कहानी सुनाएंगे और हमें फैसला मिल जाएगा। अब वो वाले बंदयाल साहब नहीं रहे, अब क्या करें? तो थोड़ा सा जरा प्रिपेयर करके आए, ये मजाक अपना उड़वाना और मुल्क का उड़ाना और अदालतों का उड़ाना और टाइम जाया करना सबका, इसका कोई फायदा नहीं है। अब मैं आता हूं उमर चीमा साहब वाली बात की तरफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट है। उस पर उन्होंने बताया कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो 5 मेंबरान थे जो सुन रहे थे, उनमें से 4 का ये कहना था कि जी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि हम ये कहें कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए और हमें
इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। जबकि एक जो साहब थे वो ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए मगर हमें इसको अलाउ करना चाहिए। दूसरे ऑप्शन ये है कि जो चार अफराद थे जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, कि फिर हम इलेक्शन को ही दुरुस्त करार दे देते हैं। हम ये फैसला नहीं दे सकते कि इलेक्शन गलत थे मगर हम फिर भी अलाउ करते हैं कि ठीक है जो कुछ हुआ आप इलेक्शन लड़े। ये दोनों चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, या फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए लिहाजा इलेक्शन के लिए बैट भी नहीं दिया जा सकता। अब जो पहला वाला ऑप्शन है उसके बारे में वो कहते हैं कि जी ये 2021 से मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। पीटीआई ने कहा कि जी 5 साल बाद होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पार्टी का बनाया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तो आपके इलेक्शंस ड्यू हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें थोड़ा सा वक्त दें। 1 साल का उनको वक्त दिया गया, 1 साल के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। ये 2021 की बात है। उनके इलेक्शन उसी वक्त मान लिए जाते, बहस ही खत्म हो जाती। 2022 में फिर उनके पास टाइम था, काफ़ी अरसे तक इलेक्शन नहीं हुए। फिर एक इलेक्शन हुआ, वो मुस्तरद हो गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके अंदर कुछ फॉलो नहीं किया गया। फिर एक दूसरा इलेक्शन करने के लिए उनको कहा गया, उसमें गौहर खान साहब मुंतखब हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, आपने जो है वो ना तो किसी को इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए इजाज़त दी है, क्योंकि आपने कागजात नामजदगी दिए ही नहीं किसी को। जो मांग भी रहे थे कि हम जमा करवाना चाहते हैं, उनको वो पेपर्स ही नहीं मिले। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई को उन्हीं असूलों की बुनियाद पर परख रहा है जो उसूल खुद पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ ने वज़ा किए हैं। और वो उसूल ये है बुनियादी तौर पर कि जी हम इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें या हमारे इलेक्शन के जो कागजात नामजदगी हैं वो अगर जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये इलेक्शन जो है वो उनकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है। तो ये लेजिटिमेसी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की भी। तो उन्होंने अपने कवानीन के तहत इलेक्शन नहीं करवाए, 2 साल तक वो सोते रहे। और अब जो इलेक्शन ज़बरदस्ती करवाए गए उनसे कि आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी जो है वो डीलिस्ट हो जाएगी इलेक्शन से, आप फौरी तौर पर करवाएं। तो उन्होंने ठीक तरीके से इलेक्शंस नहीं करवाए, और जब इलेक्शंस नहीं करवाए तो उसकी सिचुएशन ये है कि अब जो आपके सामने सूरत हाल है कि अब उनसे पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का सिंबल ले लिया है। बट एक लार्जर क्वेश्चन भी है। वो लार्जर क्वेश्चन ये है जो उमर चीमा ने उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, जो कि रूल्स ऑफ द गेम को तस्लीम नहीं करते और डेमोक्रेसी जो है वो उनकी वजह से सफ़र कर रही होती है। लेकिन वो क्योंकि पॉपुलिस्ट होते हैं, आवाम को जो बातें पसंद होती हैं वो कर रहे होते हैं, आवाम को इसलिए वो पसंद आ रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम क्या करे, डेमोक्रेसी क्या करे? डेमोक्रेसी तो बकौल शेर अफजल मरवत साहब के बढ़ गई। तो उमर चीमा ने कहा कि वो एक किताब पढ़ रहे थे जिसके अंदर उन्होंने देखा कि उन्होंने पढ़ा कि सियासी जमातें जो हैं वो इस हवाले से उनका क्या किरदार होता है। मैं आपको किताब का नाम बताता हूँ, जो उमर चीमा साहब ने नाम नहीं लिया था, वैसे ही वो तो रेफर कर रहे थे उसको, वो एक लार्जर पॉइंट मेक कर रहे थे। किताब का नाम है जी हाउ डेमोक्रेसीज डाई। ये किताब स्टीवन लेवित्स्की और डैनियल ज़िबलाट, ये दो, अगर मैं प्रोनाउंस उनको गलत कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, इन दो राइटर्स ने ये किताब लिखी थी गालिबन 2018 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि पहली इलेक्शन जो ट्रंप का था 2016 का, उसके बाद की बात है जी, 2018 में लिखी गई थी। और ये मैंने कोई 2-3 साल पहले किताब पढ़ी थी। इस किताब के अंदर बहुत सी जो बातें हैं वो ऐसी हैं जिनको आप देखकर लगेगा जैसे कि ये पाकिस्तान के हवाले से ही बात हो रही है। तमाम चीज़ें हमेशा एक जगह पर जमा नहीं हो जाती, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं और वो उनसे आपको मदद मिलती है। वो बताते हैं कि 1992 में जब ह्यूगो चावेज़ ने इलेक्शन प्रेसिडेंशियल ऑफिस के ऊपर कू करने की कोशिश की, वो नाकाम हुआ, तो एक पॉलिटिकल लीडर थे और वो ह्यूगो चावेज़ का एक पॉपुलिस्ट किस्म का नारा था, उन्होंने उनका साथ दिया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको ये फ़ायदा हुआ कि वो कामयाब हो गए किसी तरीके से। अपनी जो उनका पॉलिटिकल करियर जो कि ख़त्म हो रहा था, वो सेनेट में उनकी तकरीर थी जिससे उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो दोबारा से रेजरेक्ट हुआ। 1993 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अपनी जो पार्टी 50 साल से जिसको वो लीड कर रहे थे, उसको फॉर्मेशन करने वाले वो खुद थे,
उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा, एक नई पार्टी के वो बगैर पार्टी के एंटी पार्टी उन्होंने तरह से एक इलेक्शन लड़ा और 1993 में प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने, क्योंकि शावेज की जो पॉपुलर सपोर्ट थी उसको हासिल करने के लिए किया था, लेकिन शावेज को भी बहुत फायदा हुआ कि एक एक्स प्रेसिडेंट, एक नए प्रेसिडेंट और एक सेनेटर, एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर जिसको ना सिर्फ वेनेजुएला के अवाम जो है वो सीरियस समझते थे बल्कि सीनियर समझते थे, और अवाम के अलावा पाक इंटरनेशनली उनका एक कद था, एक इंटरनेशनली उनकी जान पहचान थी। उन्होंने जब ये तकरीर की तो उससे ह्यूगो चावेज को भी बहुत फायदा हुआ, उनको एक लेजिटिमेसी मिली। आने के बाद उन्होंने ये किया पावर में कि ह्यूगो चावेज के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए। अगर ह्यूगो चावेज ट्रायल पे जाते तो उनको बहुत फ़ायदा होता, उनको बहुत नुकसान होता, उनकी डैमेजेस होते। उन्होंने एक पैरामिलिट्री एफर्ट की थी, उन्होंने लोगों को, उन्होंने हमले किए थे, वायलेंस के रिसोर्ट किया था, स्टेट के ऊपर हमला किया था, इन सारी चीज़ों के चार्जेस को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से नुकसान ये हुआ कि ह्यूगो चावेज जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, वो एक क्रिमिनल के बजाय एक पॉलिटिकल लीडर बन गए। और जब वो इक्तदार में आ गए 1999 में तो या 98 में 99 में, तो उन्होंने आकर सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि एक इलेक्शन करवाया। प्रेसिडेंट वो खुद बन गए थे, उनकी जो हामी थे वो बड़ी तादाद में इलेक्शन जीत गए। फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना जिसके अंदर ह्यूगो चावेज का री इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन जो है वो अब ये एक ऐसी सियासी जमात बन गई जो कि इक़्तिदार के ऊपर काबिज हो गई, पार्लियामेंट के अंदर भी आ गई और ख़ुद भी प्रेसिडेंट भी बन गए। और फिर बड़ी तेज़ी से लेजिस्लेशन ऐसी होना शुरू हुई, ऐसे फैसले होना शुरू हुए जो कि सिर्फ चावेज की पार्टी को, चावेस्टास को फ़ायदा देते थे, यानी चावेज के हिमायतियों को। और इवेंचुअली एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि जो मुल्क के अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे, जो स्टेट जिनको हम नाम देते हैं, उन्होंने सबने मिलकर जो है वो चावेज को निकाल दिया। लेकिन फिर दोबारा से वो जो मिलिट्री कू था वो फेल हुआ, चावेज दोबारा से री इलेक्ट हुए, 2006 में भी री इलेक्ट हुए, और ग्रेजुअली ऐसे डिसीजंस लेते गए कि जिससे मुल्क के अंदर एक जो सारा डेमोक्रेसी थी वो एक तरह से समझ लीजिए कि बिल्कुल गायब होती चली गई। डेमोक्रेसी कोई रही नहीं, डेमोक्रेसी बढ़ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा, डेमोक्रेसी जो है वो उसकी जगह अथॉरिटेरियनिज्म ने लेती चली गई कानूनी तौर पर। लेकिन क्योंकि तमाम कवानीन जो थे वो इलेक्शन कमीशन से, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट हाउस से, कोर्ट से, कोर्ट पैकिंग भी उन्होंने कर दी, अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए, हर तरफ से पास होते गए, और नतीजा ये निकला कि मुकम्मल तौर पर ऐसे इलेक्शंस हो रहे थे जो कि सिर्फ चावेज की पार्टी को सपोर्ट करते थे, तमाम कवानीन जो थे वो उनकी पार्टी को सपोर्ट करते थे। जेरीमेंडरिंग हुई, यानी कि इलेक्शन कमीशन की मदद से जो भी इलेक्शंस की जो बनती है, क्या कहते हैं उसको, डिलिमिटेशंस होती हैं, वो चावेज की पार्टी को सपोर्ट करती थी। जो मुखालिफिन थे वो सब के सब जेलों में डाले जाने लगे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने लगे, और इवेंचुअली 2010-11 तक वो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में थे। और 2010 में एक पोल हुआ जिसके ऊपर ये बात खत्म होती है और उस पोल के अंदर ये कहा गया कि जनाब, आपके ख्याल में 2011 में ये पोल हुआ था जिसके अंदर ये पूछा गया कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी किस लेवल पर है। तो 51% लोग जो थे उन्होंने 1 से 10 का था कि अगर बहुत बुरी डेमोक्रेसी है तो 1 और बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है तो 10, और दरमियान में आप इसको फिर कलर्स 10 शेड्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 8 या उससे अबव देने वाले जो वोटर्स थे वो 51% थे, क्योंकि ना तो कोई कू हुआ था, ना कोई मार्शल लॉ लगा था, ना कोई कत्ल हुआ था, ना किसी इक़्तिदार पर कब्जा हुआ था, ना किसी प्रेसिडेंट को जबरदस्ती निकाला गया था। ग्रेजुअली पार्लियामेंट के जरिए फैसले होते गए और मुकम्मल तौर पर सिस्टम जो है वो अथॉरिटेरियन वन पार्टी स्टेट बनती चली गई, विदाउट लेटिंग एनीवन नो दैट डेमोक्रेसी हैड ऑलरेडी बीन वाइप्ड आउट। अच्छा, अब इसके अंदर वो कहते हैं कि जी या तो पॉलिटिकल पार्टीज इस काबिल हों कि वो किसी तरीके से रोक सकें इस तरह के बंदे को, जैसे कि उन्होंने मकार्थी के बारे में बताया, फोर्ड के बारे में बताया, अमेरिकन पॉलिटिशियंस के बारे में बताया कि बहुत दफ़ा अमेरिकन सिस्टम जो है वो इस किस्म के लोगों को रोकता है। लेकिन फिर वो एक और बात बड़ी मज़ेदार करते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के तहत 4 चीज़ें होती हैं जो कि एक सियासतदान को किसी भी तरीके से अथॉरिटेरियन, और यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा। नंबर 1, वो अपने अल्फाज और इकदामात इकदामात से डेमोक्रेटिक रूल्स ऑफ द गेम को रिजेक्ट करता है। यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वो कहता है कि ये तो मुकमुका है सियासी जमातों का, बारियां लगाई हुई अपनी,
वो डिनाई करता है अपने ओपोनेंट्स की लेजिटिमेसी को, अपने मुखालिफिन के किरदार को, कानूनी किरदार को, उनकी कानूनी हैसियत को टारगेट करता है कि ये तो चोर हैं, ये तो सब डाकू हैं, मैं इनके साथ बैठकर बात नहीं करूंगा। नंबर 3, वो वायलेंस को ना सिर्फ टॉलरेट करता है बल्कि एनकरेज करता है कि इनके इलाकों में, इनके घरों पर आग लगेगी, इनके साथ लोग बातचीत नहीं करेंगे, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में आग लग जाएगी, जलाओ, घिराओ, मारो, मार दो, मर जाओ, इस किस्म की बातें वो करता है। और चौथी बात उन्होंने ये की है कि उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि सिविल लिबर्टीज ऑफ ओपोनेंट्स, उनके जो मुखालिफिन है, कि ये बंदा जो है ये कन्विक्टेड है, इसकी तकरीर क्यों चल रही है, इसके ऊपर तो केस है, इसकी क्यों तकरीर जो है वो चल रही है। मीडिया के अंदर ये बंदा जो है, फवाद चौधरी साहब ने हार्ड टॉक के अंदर कहा था कि तलत हुसैन, उसकी वो तो मीडिया में बंदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले कई साल से मीडिया में है ही नहीं, उसको मैं सहाफ़ी नहीं मानता। तो किसी उनके मुखालिफिन जो है उनके ऊपर हमले हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी कोई हमारे मुल्क में तो कभी इस तरह की कोई बात हुई नहीं। बाद में वो अपने लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो उमर चीमा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये था कि जब पॉपुलिज्म होता है तो उसको कर्टेल करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास यूके पॉपुलिस्ट नारे सारे उस सियासी जमात ने अप्रोप्रिएट कर लिए होते हैं, और एक डिकेइंग सिस्टम होता है, डिकेडेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर उस शख्स से, उसके पॉपुलिज्म से उलझने की ताकत नहीं बची होती। पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होते लेकिन वो पॉपुलिज्म जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होता। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो ऐसी सूरत में जो मुल्क के इदारे होते हैं और जो मुल्क के कवानीन होते हैं उनका 100% इतलाक किया जाता है। यानी कि आप लीनियंसी उनके लिए शो करते हैं जो कि किसी न किसी मौके पर अपने मुखालिफिन के लिए लीनियंसी दिखाने के लिए तैयार हों, जो किसी न किसी मौके पर अपने कवानीन में लोगों के लिए भी नरमी करने के लिए तैयार हों, वो मीडिया के लिए भी नरमी करने के लिए तैयार हों, अपने सियासी मुखालिफिन के लिए भी नरमी करने के लिए तैयार हों, जो सिस्टम को चलने देने के लिए खुद भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हों। लेकिन अगर कोई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसको भी वो लीनियंसी अफोर्ड नहीं की जाती, उसको भी वो लीनियंसी एक्सटेंड नहीं की जाती। तो क्या वो लीनियंसी एक्सटेंड करने से मुल्क का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर आप लीनियंसी नहीं एक्सटेंड करेंगे, फिर आप कानून की मुकम्मल लेटर एंड स्पिरिट में अमल दरामद करेंगे। तो अब ये फैसला हमारे इदारों के ऊपर है कि क्या वो कानून का उस तरह से नफाज कर सकते हैं। अगर अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेसी को बचाना हो तो उसके लिए कानून आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या हम उस लाइन ऑफ डिफेंस को इस्तेमाल करेंगे या हम ट्रैम्पल करने देंगे उस फोर्स को, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी स्टेट, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने अवाम और अपने सियासी कल्चर को कंप्लीटली डिसमेंटल करने के लिए? तो ये हमें आज डिसाइड करना है और मैं तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपके ख्याल में क्या बेहतर होगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।